बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि मेन काम दुनिया में हमारा जो है वो इबादत ही है। अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज़ है, उसको हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारा अपना ही फ़ायदा है। अब ये देखें ना, अगर हम ये बात करते हैं कि जी अगर हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि जी अब माँ बाप की इज़्ज़त करना, इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। ये नहीं है कि माँ बाप जो है अपने छोटे बच्चों की क्या ख्याल इस वजह से कर रहे हैं कि जब उम्र उनकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो उनको वो रिटर्न जो है वो माँ बाप जो है आखिरी उम्र में उनका वो सहारा बनेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट देखें ना, बात तो अजीब सी नहीं है कि एक जो है कोई अगर हमारा ख्याल कर रहा है तो अच्छाई का बदला अच्छाई होती ना। अब अच्छाई का बदला जो है, क्या हम गलत हरकतें ये इसका बदला है? कुछ है कोई अच्छी लगती बात? कोई माँ बाप ख्याल कर रहे हैं तो हम अपने माँ बाप का ख्याल क्यों ना करें? अजीब सी बात है। माँ बाप अगर नहीं भी कोई वजह भी हो गई है तो फिर हम तो अच्छा ही करें ना। ये बातें करें कि जी कोई दफ़ा किसी ने माइंड में ये बात रखी होती है कि जी माँ बाप ने जो है दूसरे बहन भाइयों का जो ख्याल ज़्यादा रखा है, मेरा कम ख्याल रखा है, तो इस वजह से अब आप क्या हम ये करें कि माँ बाप को ख्याल नहीं करना? ऐसा नहीं होता फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। अच्छाई ही फैलानी होती है। कुछ भी हो जाए अल्लाह ताला से आप हिम्मत ताकत मांगते रहा करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हिम्मत ताकत देता है। और सबसे ज़्यादा हिम्मत ताकत आपको कहाँ मिलती है? जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। क्या कहा नहीं जाता कि जब भी दिल करता है बात करने का अल्लाह से तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब ये दिल करता है कि अल्लाह ताला मेरे से बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। और ये बात है भी, अगर आप तवज्जो करें, जहाँ नमाज जो है प्यारे आका जो है अब उनको वो तो हमारी जो है इस्लाह के लिए हदीसें जो हैं वो ये है ताकि उम्मत को जो है वो परेशानी ना हो। तो अब जो है जब भी कोई बात होती थी तो आका प्यारे आका जो क्या करते थे, फ़ौरन नमाज में खड़े हो जाते थे और नमाज में सजदा करते थे, अल्लाह ताला से मदद मांगते थे। वो ये हमें तरीका बता रहे हैं कि जब तुम्हें भी कोई मसला पड़ जाए तो तुम भी नमाज ही अदा करो और नमाज में सजदे के अंदर अल्लाह ताला से दुआ करो। ये प्यारे आका ने हमें ये तरीका बताया हुआ है। अगर ये करंट अगर वबा है तो उसका हल क्या है? तो हम सारे भी जा नमाज पे आ जाएं, हम भी नमाज़ पढ़ें, सारे नमाज़ पढ़ें और सारे सजदे में जाके अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें। आका प्यारे ने तो बताया हुआ है, अब हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे। अब हम क्या कह रहे हैं? अल्लाह माफ़ करे, वो स्लोगन जो बनाया हुआ है अल्लाह करम करे, तो ये जो है तो उसमें सजदा करेंगे। सजदा तो वहाँ मांगना है ना हमने, कि जो मसला पड़ गया तो किसने हल करना है? अल्लाह ताला ने ही करना है। ठीक है, वो जो भी वजह बने तो, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना। तो ये जो है ये आप दुआ करें कि ये जो वबा जल्द ख़त्म हो जाए और हमें ये जो तरीका जो अल्लाह ताला ने दोबारा रिवाइज़ कर दिया है इसी तरीके पे हम कायम भी रहें, मरते दम तक हम इसी तरीके पे कायम रहें इंशाअल्लाह ताला, कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करते रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला करम करेगा और हमें फिर मज़ीद ताकत अता करेगा, इस्तकामत अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो सुन, अब जो है अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि वर्किंग जो है आपकी बढ़ गई होगी। अब प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, अब उसमें एरर्स अगर आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमें पता चल गया हुआ है। अब तो हम टॉपिक्स देखेंगे। अब आप ये कहेंगे सर वो एडिटर क्या होता है, वो कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे उसको कंपाइलिंग किया जाता है, आंसर कैसे नज़र आता है, एरर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पता ना हो, क्योंकि वर्किंग का हमें पता चल गया। अब तो हम डिफरेंट कमांड्स अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है साथ साथ करें, सिर्फ ये लेक्चर को वीडियो देख कर ही ना करें, इसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं साथ साथ जो टॉपिक जो हैं उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अब ये चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, चैप्टर नंबर 11। अब इसके अंदर अभी तक जो है चैप्टर नंबर 11 से पहले जितनी हमने वर्किंग की, जितनी हमने कमांड्स पढ़ी, वो सारी कमांड जो हैं वो एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होती हैं। अगर हमने 5 स्टेटमेंट लिख दी हैं
तो 5 स्टेटमेंट जो है एक एक जो है वो वर्किंग के अंदर जो है उसी को एग्जीक्यूट इसमें किया जाएगा। एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये वर्किंग चलेगी। इतना हमें पता है कि कोई जो है स्टेटमेंट या कमांड अगर हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो तो फिर हम कमेंट्स और रिमार्क्स लगा सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स और रिमार्क्स जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब कमेंट्स और रिमार्क्स अप्लाई करेंगे तो वो कमांड लिखी तो होगी लेकिन उसको एग्जीक्यूट कंपाइल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर का। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन कंट्रोल स्ट्रक्चर का आ जाएगा, यहाँ तक आप करेंगे तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये आप आर्किटेक्चर ये लॉजिक के हवाले से आप बात कर रहे हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर स्टेटमेंट ही है जो एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करती हैं इन दी प्रोग्राम और फंक्शन, कि हमारी जो एग्जीक्यूशन जो है उसका फ़्लो क्या बनेगा। एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वाली कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, या एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना है या एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, या सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहें। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो कैटेगरी है, टाइप है, उसके ज़रिए जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। तीसरी कंट्रोल स्ट्रक्चर अनेबल अस टू ग्रुप इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। एक लॉजिकल यूनिट है जो अब वो कब स्टार्ट हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है, तो इसके ज़रिए ही हम बताते हैं। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में कंट्रोल स्ट्रक्चर का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ और साथ साथ मार्क भी करवा रहा हूँ। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो है ये हमारे लिए जो आप कह सकते हैं MCQ के हवाले से कि कितने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे पास 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो, एक सीक्वेंस है, एक सिलेक्शन है और एक रिपीटिशन। तो ये हमारे पास जो है ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है या MCQ में कि कितनी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन, ठीक है। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर का शॉर्ट क्वेश्चन है और ये हमारे पास ये 2 लाइंस, ठीक है। ये 2 लाइंस डेफिनेटली ये जो है ये हम बात कर रहे हैं कि ये फुल स्टॉप तक की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या होता है ये आर्किटेक्चर में स्टाइल में कि इंस्ट्रक्शन जो है जिस तरीके से आपने लिखी होती हैं उसी तरतीब में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहती हैं। पहली इंस्ट्रक्शन पहले, नंबर 2 इंस्ट्रक्शन बाद में, नंबर 3, नंबर 4 जो भी एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन मैं मार्क करवा रहा हूँ, आप भी मार्क करते जाएं। उसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट का है, ठीक है। तो ये आप कंपाउंड स्टेटमेंट ये यहाँ तक आप कर लेंगे। ये हमारे पास अब ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन कंपाउंड स्टेटमेंट का कि कंपाउंड स्टेटमेंट, ए कंपाउंड स्टेटमेंट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। कंपाउंड का मतलब क्या होता है आपको पता ही ना, मिक्स की बात करते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो है उसका मतलब है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का कम्बिनेशन ग्रुप, और जिसको हम एनक्लोज करते हैं, शामिल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के दरमियान, जिसको आप ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये जो ब्रेसेस हैं इसका मतलब है ये ब्रेसेस बता रहा है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट चाहे जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हों, अब ये एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट के ब्लॉक को ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है ब्रेसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास चौथा शॉर्ट क्वेश्चन कंपाउंड स्टेटमेंट का, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो आगे हमारे पास ये लाइन्स हैं पढ़ने के लिए। कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम स्टेटमेंट टू इन अ लॉजिकल है भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम रिपीटिशन को देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने सिलेक्शन को देखना है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन, ये स्ट्रक्चर का शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास ये लाइंस बन जाएंगी। ये हमारे पास ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन, ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेज या सेलेक्ट
विच स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू एग्जीक्यूट। इसमें हम ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसका मतलब है किसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और दूसरी अगर रिवर्स कर देते हैं तो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उस हवाले से इसको ज़हन में रखें। इफ़ एल्स और स्विच की बात की जा रही है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर जो है ये सिलेक्शन से रिलेटेड है, डिसीजन कंस्ट्रक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें ये दो बेसिक स्टेटमेंट्स और उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्लॉजेस होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उसके बाद अगले पेज में हमारे पास जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर 12 के स्टार्ट में भी है, लेकिन स्टूडेंट आप यहीं से इसको कर लेना जब आएगा ना चैप्टर 12 में स्टार्ट में ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मौजूद है लूप का। तो लेकिन बेटर है कि आप यहीं से आप इसको पूरी आप माइंड में रखें, यहीं से आप इसको याद करें। चैप्टर 12 के स्टार्ट में पहले पेज पे भी है, लेकिन आप यहीं से इसको कंसीडर करें। ये लाइन ज़रा उससे ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तीसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो रिपीटिशन है, जिसको रिपीटिशन भी कहते हैं, आइट्रेशन भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं। इट इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर विच रिपीट्स अ स्टेटमेंट। ये हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे कि इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के ज़रिए बताया जाता है कि एक स्टेटमेंट या एक ज़्यादा स्टेटमेंट जो है उनको कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है। देखें, सिलेक्शन तो ये है जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होता है कि हम ये बताते हैं कि कौन से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट चलानी है या नहीं चलानी। अब चलानी है या नहीं चलानी तो कोई सिचुएशन तो कंडीशन तो बताएंगे ना, कि अगर ऐसे हो जाएगा तो चला देना, अगर ऐसे हो तो कोई बात तो बताएंगे ना, मुंह से बोल के तो नहीं बताना। आपको ये लिखेंगे ही कि ये स्टेटमेंट या ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चला दो और ये बाकियों को ना चलाओ। तो कंडीशन जो है बताएंगे, कंडीशन जब फुलफिल होती रहेगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फुलफिल नहीं होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो रिपीटिशन जो है ये चैप्टर 12 है, ये लूप आइट्रेशन। इसमें आप ये बताते हैं कि वो स्टेटमेंट ठीक है या वह स्टेटमेंट जो है वो चलनी भी हैं और कितनी दफ़ा चलनी है। सी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर टू बी यूज इन वेरियस सिचुएशन, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये चैप्टर नंबर 12 में हम ये करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि जब भी रिपीटेशन आइट्रेशन लूप का आएगा तो आप यहीं से जो आपने मार्क मैंने आपको ये करवा रहा हूँ यही आप लिखें। चैप्टर 12 में भी आता है तो यही आप लिखें, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। अब स्टूडेंट जो है अगले टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं। अब माइंड में रखें कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 इसमें अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, देखें हमने कहा हुआ है कि चैप्टर नंबर 11 और 12 में से एक प्रोग्राम आना ही आना है। चैप्टर नंबर 11 और अब ज़्यादातर वो चैप्टर नंबर 12 से आ रहा होता है, लेकिन चैप्टर नंबर 11 को भी कंसिडर करना है जो इसकी प्रोग्राम की एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब वो जो बाकी जो क्वेश्चन है, लेकिन अगर चैप्टर नंबर 11 से प्रोग्राम आए इसका मतलब चैप्टर नंबर 12 से कोई थ्योरी कोई एग्जाम्पल तो होगी। अगर चैप्टर नंबर 12 से प्रोग्राम आ रहा है तो चैप्टर नंबर 11 से कोई थ्योरी के साथ कोई आप एग्जाम्पल देंगे। तो अब इसके अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे जिसमें प्रोग्राम सिर्फ नहीं आपने कुछ वर्डिंग भी लिखनी होगी। तो स्टूडेंट ये माइंड में रखें कि 4 चीज़ें आपने उस टॉपिक की बतानी होंगी। सपोज़ अगर आप ये इफ़ स्टेटमेंट की ही बात कर रहे हैं तो इसमें होगा कि इफ़ स्टेटमेंट की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स, उसका फ्लो चार्ट और कोई एक एग्जाम्पल जिसके प्रोग्राम एग्जाम्पल जिसमें वो स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है। तो ये 4 चीज़ें माइंड में रखेंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में। जब कोई थ्योरेटिकल होगा क्वेश्चन तो 4 हिस्से आप खुद ही बताएंगे। क्वेश्चन में भी बताया होगा, पूछा होगा और आप भी बता दें तो फिर मार्क्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। उस टॉपिक की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स कि कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, लिखने का रूल क्या है, फ्लो चार्ट और कोई एक एग्जाम्पल। अब अगला जो है ये हम लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके अंदर डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। डेफिनेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, कोई सिंटेक्स शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। फ्लो चार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आप डेफिनेट लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करें। प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम तो अगर आएगा तो पूरा एक प्रोग्राम ही होगा 8 नंबर का। वैसे जो है एग्जाम्पल के तौर पे कोई छोटा सा प्रोग्राम आप करेंगे।
तो ये इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इफ़ स्टेटमेंट को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और इसके मज़ीद जैसे डेफिनेशन, सिंटेक्स, फ्लो चार्ट जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप कंसिडर करेंगे। तो ये अगला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ने लगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो है उसके तौर पर आप ये ज़हन में रख लें कि किस तरीके से इसको मार्क करना है। पहले मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे पहले स्टार्ट अगर करेंगे तो ये आप 3 लाइंस जो हैं यहाँ तक, मैं फुल स्टॉप तक बात करता हूँ, ये 3 लाइंस आप करेंगे। इफ़ इज़ वन ऑफ द की वर्ड इन सी लैंग्वेज। इफ़ जो है वो की वर्ड है, इसका मतलब है कि इस नाम का वेरिएबल, कांस्टेंट, लेबल, फंक्शन नहीं बना सकते। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इसकी बुनियाद पर एक पाथ फ्लो जो है वो आप बताते हैं, रास्ता बताते हैं जो कंडीशन की बेस पर कि इस लाइन को एक्सिक्यूट करना या एक्सिक्यूट नहीं करना। कंडीशन क्या है? इज़ एन एक्सप्रेशन दैट आइदर एवेल्यूएट्स टू ट्रू, या तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो आप रास्ता या ब्लॉक आपने बताया होगा एक्सिक्यूट हो जाएगा, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय 1, या फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय 0। ये डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। ये ज़रा इसको ज़रा मार्क करना है तो ध्यान से मैं जो बताने लगा हूँ। ये 3 लाइन्स आपने मार्क की। 3 लाइन्स मार्क करने के बाद ये आप कंटिन्यू ही रहेंगे और फिर आप जो है ये 2 लाइन्स भी यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप तक बात कर रहा हूँ। वो 3 लाइन्स और ये 2 लाइन्स, ये इफ़ स्टेटमेंट या सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से ये 3 लाइन्स फिर रिपीट करता हूँ, ये 3 लाइन्स और फिर इसकी 2 लाइन्स, ये 5 लाइन्स जो हैं ये इफ़ स्टेटमेंट या सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो ये आपने मार्क करना है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इट अलाउज अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूटेड कंडीशनली। कंडीशन की बुनियाद पर या एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो ये इफ़ स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी जो दरमियान में ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है ये आपके जो है ये वो वर्किंग के लिए बता रहा है, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो ये आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो प्रोग्राम जो है ये दरमियान में ये वो बता रहा है कि एक, क्योंकि इसने इफ़ कंडीशन की तरफ लेके जाना है, तो ये वो बता रहा है कि यहाँ पे देखें ये एक प्रोग्राम है कि आपकी एज पूछी गई और फिर ये आपने कि जी एज अगर ग्रेटर दैन 60 है तो स्टेटस में आपने ये ट्रू फॉल्स आएगा ना इसके अंदर। तो आप ये देखें, व्हेन एज इज़ केस 1, व्हेन एज इज़ लेस दैन 60 एंटर द एज 45, तो स्टेटस में क्या आ गया? 0। अगर एज जो आपने लिखी है 45 तो वो 45 जो है 60 से बड़ी तो नहीं है, स्टेटस में आ गया 0। जब आप एज एंटर करेंगे 60 और अब 60 से ज़्यादा 78 एंटर किया तो स्टेटस उसने शो कर दिया 1, ठीक है। तो ये वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल स्टेटस विल 1 इफ़ द एज इज़ ग्रेटर दैन 60, अदरवाइज स्टेटस इज़ 0। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम प्रॉपर कोई आंसर देना चाहें कंडीशन की बेस पर तो फिर क्या होगा? ये प्रोग्राम आपके जस्ट नॉलेज के लिए, ये कोई हमारे पास इसकी एग्जांपल में नहीं आता। अभी तक आपने जो इफ़ स्टेटमेंट या सिंपल इफ़ स्टेटमेंट किया है उसकी डेफिनेशन अभी आपने की है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने आपको कहा था कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसका फिर अगला आप बताते हैं इसका सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या है? ये दूसरी लाइन से आप शुरू करेंगे द जनरल फॉर्म। अब यहाँ से हमारे पास ये सिंटेक्स शुरू हो जाएगा और ये इसका सिंटेक्स है कि आप जनरल फॉर्म कहते हैं या सिंटेक्स कहते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। जनरल फॉर्म कहें या सिंटेक्स कहें, एक ही बात है। तो अब ये जनरल फॉर्म सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का क्या है? इफ़ लिखेंगे, फिर कंडीशन की जगह वो कंडीशन बताएंगे यूजिंग एनी रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर ब्लॉक बनाएंगे, एक स्टेटमेंट है तो फिर ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये ब्लॉक जो है ब्लॉक ऑफ कोड, ये कंपाउंड स्टेटमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्टेटमेंट है तो ब्लॉक ना बताएं, लेकिन स्टूडेंट बेटर है कि
एक स्टेटमेंट हो फिर भी आप ब्लॉक बना लें, ताकि एक ये हैबिट ही बन जाएगी कि एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो ब्लॉक, तो अब ये ब्लॉक जो है ये हमें फ़ायदा रहेगा। आप बेहतर है कि बना ही लें। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है फिर तो ब्लॉक बनाना ही बनाना है कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट या जितनी भी स्टेटमेंट ब्लॉक में लिखी हुई हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये डिपेंड करता है, ये इस ब्लॉक का ताल्लुक इस कंडीशन के साथ है। कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो ये इस टॉपिक का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है इसका जनरल फॉर्म या सिंटेक्स। ठीक हो गया। तो ये इफ़ स्टेटमेंट या सिंपल इफ स्टेटमेंट का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जनरल फॉर्म या सिंटेक्स। अब यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है अगले पेज पर। द स्टेटमेंट इन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज इनको स्किप कर दिया जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं इफ़ ब्लॉक में तो डेफिनेटली उसको फिर आप ब्रेसेस में लिखेंगे एज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर एक स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस ऑप्शनल है, आप लगाएं या ना लगाएं, बेटर है कि आप लगा लें। अब तीसरा जो इसका हिस्सा है वो इसका फ़्लो चार्ट है। ठीक है, फ़्लो चार्ट ये हमारे पास ये जो डायमंड साइन है ये कंडीशन को शो करता है। कंडीशन आप बताएंगे रिलेशनल लॉजिकल एक्सप्रेशन का कम्बिनेशन हो सकता है। कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके बाद जो है आप आगे मूव कर जाएंगे। अगर कोई आगे स्टेटमेंट है प्रोग्राम की एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये हमारे पास एक पाथ वे है, ये भी होता है किस्म का, ये वन वे है, वन वे रोड होती है ना। अब आप इधर चले गए हैं तो डायरेक्शन है ना उसी, ये वन वे रोड्स हैं, ये नहीं कि यहाँ से वापस आप आ रहे हैं, डायरेक्शन आपको बता रहा है उसी डायरेक्शन में आपने जाना है। ये रोड जो है ये वैसे यहाँ पे एक सर्कल लगा दें तो बेटर है, सर्कल लगा दें। अब किसी चौक पे जाते हैं ना, जंक्शन पे जाते हैं ना, फिर वहाँ आप मूव करते हैं आगे और सारी रोड्स हैं ये वन वे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आप यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं तो इसे चौक पे जाएंगे ना, इधर जा रहे हैं तो यहाँ चौक पे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लें, इस सर्कल इस जगह पे गोल सर्कल बना लें, क्योंकि आपको पता है ये कनेक्टर है। कनेक्टर जो है जहाँ पे वो कनेक्ट करता है, रोड्स को कनेक्ट किया जाता है, तो ये रोड जंक्शन होता है। तो इस टॉपिक का इफ़ स्टेटमेंट या सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का तीसरा हिस्सा इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप ये चौथा हिस्सा पूरा हो जाएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेकिन अब ये अगर कहें कि ये हमारे पास अगर अलग से ये क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर का प्रोग्राम, ठीक है, तो नॉर्मली थोड़ा सा लेंथी पूछ लिया जाता है। तो ये एग्जांपल के तौर पर हम कर रहे हैं ए प्रोग्राम डैट कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। और इसके लिए आप जो है ये देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि आपने इसमें math.h लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्लियर स्किन गेट सी एच नहीं है, लेकिन आपको स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में आपने क्लियर स्किन और गेट सी एच लिखना ही लिखना है, वो लाजमी आपने लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में इसके मार्क्स हैं। और नॉर्मली जब वेरिएबल बनाया था उसके बाद क्लियर स्किन लिखते हैं और ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेस से पहले गेट सी एच लिखते हैं, ये आप हैबिट बनाएं। और जब आप क्लियर स्किन गेट सी एच लिख रहे हैं तो ऊपर क्या लिखना होता है, conio.h, ठीक है, वो लिखें, या आप हैबिट बनाएं। कुछ भी कोई प्रोग्राम हो, बस आप जो है आपको पता होगा ये मैंने लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे math.h इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ एक फंक्शन इस्तेमाल किया है SQRT, स्क्वायर रूट स्पेलिंग यही है SQRT। ये डबल टाइप का वेरिएबल है, वो गेट किया जा रहा है, %LF एक वैल्यू गेट की गई। तो अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यानी जो आप वैल्यू एंटर करते हैं अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो उसने स्क्वायर रूट निकालना है और एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर नहीं है तो उसने स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं करना, वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाना। यानी ये एक स्टेटमेंट, क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस नहीं लगाए, तो मैंने आपको कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट हो तो फिर भी आप ब्रेसेस लगाएं, हैबिट बन जाएगी, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। ठीक है, ताकि आपकी तवज्जो ब्लॉक पे आ जाएगी। अब वो ये आगे ये चौथा हिस्सा कंप्लीट हो गया, ये वो आपको मैथ के वाले से ही बता रहा है। एज द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, देयरफॉर द प्रोग्राम फाइंड्स द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ओनली। इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूज मैथ लाइब्रेरी, मैथ
dot h. This includes the definition of square root and many other mathematical function. मैथमेटिकल फंक्शन जब भी हमने इस्तेमाल करने हैं तो हमें मैथ डॉट एच लिखना पड़ता है। अब ये एक छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन कि ये फ्लो चार्ट इज़ दी पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। तो ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये टॉपिक हमारा इसमें कंप्लीट हुआ है। अब इसके अंदर ये इफ़ स्टेटमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर फिर इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और फिर ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। कंबाइनली जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये टॉपिक जो है इधर ये कवर होता है। अब इसको हम अपने जो लेक्चर जो स्लाइड्स हैं उसके हवाले से हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इस हवाले से हम इसको देखते हैं। तो ये हम इसको अगर अप्लाई करते हैं, अब चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट, ये लिंक की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की वो बात कर रहा है। इन प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर दी स्ट्रक्चर्स यूज टू कंट्रोल दी फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी आर यूज टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से लॉजिकल यूनिट को हम कंबाइन कर सकते हैं। लॉजिकल यूनिट जो है उसका एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो अब द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज इन 3 काइंड्स ऑफ, हमारे पास जो है ये द इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। कंट्रोल स्ट्रक्चर डेफिनेटली आप कहते हैं कि लाइन, सारी लाइन को एग्जीक्यूट करना है, किसी कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट भी करना है और साथ ही एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करना है। तो हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं जी? सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन, ठीक है। सीक्वेंस अब अलग अलग ये नोट्स में आपको अलग अलग जो बता दिया जाता है, वहाँ पे आपको मार्क करवाया गया था। सीक्वेंस इज़ द डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है कि जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो एक तरतीब में वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। Statements are executed line by line in the order in which they appear. In sequential structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in the program. The control structures from one statement to other in a logical. The control जो है वो flow करता है एक statement दूसरे statement में और सारी statement execute होती जाती हैं। All statements are executed exactly once. एक ही दफ़ा execute होंगी। It means that no statement is skipped. ना ही कोई statement skip होगी और ना ही स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज़ यूज टू टेस्ट ए कंडीशन। पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा कंडीशन की बेस पर। कंडीशन ट्रू है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। दिस मीन्स द प्रोग्राम चूजेज between 2 or more alternative paths. Condition refers to any expression of value that returns a boolean. Boolean का मतलब है true false. Condition ऐसे expression को value को हम कहते हैं जो हमें 2 आंसर्स 0 या 1 रिटर्न करता है, मीनिंग ट्रू और फॉल्स। फिर सिलेक्शन हमारे पास ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पीछे हमने ये सिलेक्शन जो है ये बात हमने कर ली, सिलेक्शन का ही कंटिन्यू है। दी 3 मेन टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है जी? इफ़ एल्स और स्विच, ठीक है। ये चैप्टर 11 में ही डिस्कस करेंगे। द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन इज़ द इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये इफ़ के ही मुख्तलिफ क्लॉज हैं, परेशान ना हो, इफ़ के ही मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड, उसको इकट्ठा जोड़ा भी जा सकता है। स्विच स्टेटमेंट्स आर आइडियली यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल केसेस टू चूज़ फ्रॉम। जब एक से ज़्यादा सिचुएशंस हैं तो अगर आप वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन है, फिर नॉर्मली स्विच को इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये हम इसी चैप्टर में देखेंगे। रिपीटिशन चैप्टर 12 में हम देखेंगे। द आइट्रेशन और रिपीटेशन स्ट्रक्चर रिपीटेडली एक्सिक्यूट्स अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू।
ये भी कंडीशन ट्रू होने पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि वो ब्लॉक का स्टेटमेंट एक दफ़ा चलाना है कि ज़्यादा दफ़ा। सिलेक्शन जो है ये भी कंडीशन पे बेस कर रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट एक दफ़ा चलेंगी। लेकिन जो रिपीटिशन है ये भी कंडीशन पे बेस कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट या ब्लॉक का स्टेटमेंट एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा भी चल सकता है। ठीक है, ये कंडीशन में भी प्री डिफाइंड और ओपन एंडेड। प्री डिफाइंड का जितनी दफ़ा चलेगा या जब आपको सिचुएशन आएगी उस टाइम तक चलेगा, रुक जाए। वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, या 3 तरह के आइटरेशन स्टेटमेंट है, चैप्टर 12 में करेंगे। लूप का नाइदर भी इवेंट कंट्रोल, कोई सिचुएशन आ जाए, या काउंटर कंट्रोल के जी उतनी दफ़ा ही चलना है, या जब सिचुएशन आ जाए उस टाइम तक चलता रहे। एन इवेंट कंट्रोल लूप एक्सिक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट टिल एन इवेंट अकर्स। या इवेंट कंट्रोल लूप वो है कि वो सिचुएशन आएगी तो उस टाइम तक चलता रहेगा, उससे पहले उसे चलते ही रहना है। वाइल काउंटर कंट्रोल लूप वो क्या होता है कि स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट किया जाता है एक ख़ास टाइम तक, नंबर ऑफ टाइम्स तक एक्सिक्यूट किया जाता है, इसको काउंटर कंट्रोल लूप, ये चैप्टर नंबर हम 12 में करेंगे। इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, फिर इफ़ स्टेटमेंट की बात। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जब हम एक्सिक्यूट करना चाह रहे हैं एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, व्हेन अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, फिर हम ये इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ ओनली एक्सिक्यूट इफ द गिवन कंडीशन रिटर्न्स ट्रू। अगर फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट जो है जो इफ़ के अंदर आप ब्लॉक में लिखा हुआ है उसको स्किप कर दिया जाएगा, वो एक्सिक्यूट नहीं होंगे। सिंटेक्स क्या है, इफ़ कंडीशन, हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और ये एक्सिक्यूट उस टाइम में होगी कंडीशन जब ट्रू होगी। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है, हमारे पास कंडीशन है, ट्रू है तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी। ये मैंने कहा था कि वो पॉइंटर या कनेक्टर आप लगा लें कि जंक्शन है वहीं पे कनेक्ट होती है ना, तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्लो चार्ट। उसके बाद एग्जाम्पल कि जी वही एग्जाम्पल, उसी तरीके की एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल करेंगे। मार्क्स आप जो है वो वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का, एंटर या मार्क्स, फिर आप मार्क्स गेट कर रहे हैं। अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर है तो फिर मैसेज दिया जा रहा है यू हैव पास्ड। अब ये देखें, ये जो प्रोग्राम है, अगर मार्क्स जो है 50 से ज़्यादा हैं तो फिर आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो इसमें ब्लॉक जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट का ब्रेसेस जो ब्लॉक जो है वो नहीं लगाया। इफ़ स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है, एक से ज़्यादा को नहीं। एक से ज़्यादा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट को कंट्रोल करवाना है तो ज़ाहिर अब वो ब्रेसेस लगा देंगे। ये मैसेज उस टाइम प्रिंट होगा कि जब जो है मार्क्स 50 से ज़्यादा आप एंटर करेंगे तो ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, आउटपुट जो है वो एंटर योर मार्क्स, जो भी आपने लिखा, अगर 50 लिखा तो वो कह देगा कि आप यू हैव पास। ठीक है, ये हम बात करते हैं। अब ये कुछ हैं इसकी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि नई कमांड है, हमने पहले नहीं की हुई, तो मैं अप्लाई करके बताऊँगा। ए प्रोग्राम that inputs two number and find if second number is square of first number or not। फिर ये हमने देखना है कि ये प्रोग्राम जो है ये हम देखते हैं कि जी, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है क्योंकि अब आप इसको आगे वर्किंग अगर हम लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए पहले मैं आपको इफ़ स्टेटमेंट ही सिंपल फॉर्म में पहले करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम ये इस पर चलते हैं और ये इसको हम देखते हैं। पहले मैं आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि हमारे पास जो है नई स्टेटमेंट है तो इसकी वर्किंग हमें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, कोई परेशान ना हो, अभी हम देख लेते हैं। ये जो है इसको हम अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए किया होता है ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अब हम चलाते हैं। लेकिन उस स्टूडेंट ने अच्छी एक बात की हुई थी कि सिलेक्ट कर लिया जाता है, सिलेक्ट करने से आपको ज़रा परमानेंट हो जाता है। ठीक है, इसको हम चलाते हैं। ये प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहा है कि जी मार्क्स का एक वेरिएबल बनाया और स्कैनर अब यूज़ करें, लेकिन उससे बेटर है कि एक मैसेज दिखा दिया जाए ताकि पता चल जाए कि क्या वैल्यू गेट की जा रही है।
अगर मार्क्स जो 50 से ग्रेटर है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं। इस प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे, इस प्रोग्राम को चला के हम देखते हैं। अब ये प्रोग्राम चलाएंगे, अब ये देखिए मार्क्स जो हैं, सपोज़ मैं लिख रहा हूँ 34, अब 34 लिख रहे हैं तो ये तो गेट सी एच की वजह से कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि वहाँ कंडीशन आपने क्या लगाई हुई थी कि अगर मार्क्स जो हैं 50 से ज़्यादा हैं तो उसने मैसेज शो करना है यू हैव पास, अदरवाइज़ नहीं। तो अब वो जो स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन क्योंकि ट्रू नहीं हुई तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही क्योंकि आपने यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर मार्क्स जो हैं, कंडीशन आपने बताई है, अब ये स्टेटमेंट जो है ना इस पे डिपेंड कर रही है, इस कंडीशन पे। ये जो प्रिंट एफ जो है ये अब डिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बाकी स्टेटमेंट जो है ये इंडिपेंडेंट है, बाकी स्टेटमेंट ये सीक्वेंस के तरीके से चल रही है, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे जो है अब ये डिपेंडेंट है, ये प्रिंट एफ जो है ये डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन पे। कंडीशन ने ट्रू होना है तो इस स्टेटमेंट ने एक्सिक्यूट होना है, अदरवाइज नहीं। ये डिपेंडेंट है, बाकी स्टेटमेंट जो हैं, ये स्कैन है, प्रिंट एफ, ये इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो जाए स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होना ही होना है। लेकिन यू हैव पास डिपेंडेंट है, कंडीशन मार्क्स अगर 50 से ग्रेटर होंगे तो इसने इसको एक्सिक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना। अब ये देखें यहाँ पे प्रोग्राम चलाते हैं, 50 से ज़्यादा करते हैं, 55 करते हैं, तो अब उसने वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं आप ये सिलेक्शन स्टेटमेंट, हाँ सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो अब ये देखें 55 से बड़ी वैल्यू है तो वो आपको दिखा रहा है, अदरवाइज़ नहीं दिखा रहा। प्रिंट एफ स्कैन एफ जो है हम प्रीवियस कर चुके हुए, तो ये हमारे पास था। ये मैंने कहा कि पहले आगे मूव करने से पहले जो है आपको थोड़ा सा ये बता दिया जाए। ठीक है, तो अब ये है जो अब उसको दोबारा हम देख लेते हैं, जो हम जो एग्जांपल्स कर रहे थे उसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये जो हम वर्किंग कर रहे थे, अब उसमें जब वर्किंग में आ जाएंगे तो फिर हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। अब ये चलते हैं, क्योंकि हमें वो इफ स्टेटमेंट की जनरल वर्किंग की हमें समझ आ गई है। तो अब जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, कि अब ये एग्जांपल जो हैं, ठीक है, ये हो सकता है ये आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोग्राम के तौर पर ये आ सकता है। प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर और नॉट। दो नंबर एंटर करने हैं और ये फिर देखना है कि सेकंड नंबर जो है वो पहले नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। तो अब जो है वही देख लें, ये आपने एसटीडी कोनियो लिखे हैं स्टूडेंट, ये आदत बनाएं, ये लिखें ही लिखें। फिर आपने दो वेरिएबल्स बना दिए, उसके बाद क्लियर स्कैन लिखें ही लिखें। दो वैल्यूज़ आप कट कर रहे हैं अलग अलग प्रिंट एफ स्कैन एफ की मदद से। पहला नंबर एंटर नंबर, पहला नंबर गेट किया, फिर एक और नंबर गेट किया, एक नंबर वेरिएबल ए में स्टोर करवा दिया, एड्रेस और एड्रेस लिखना ही लिखना है, दूसरा बी में। अब आप ये कर रहे हैं, ये देखें वो क्या लिखा हुआ है, एंड फाइंड्स इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो स्क्वायर को क्या है, उसी नंबर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। अब वो कह रहा है कि ये नंबर जो है वो पहले नंबर का स्क्वायर है, दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर। तो अब जो है इसको पहले नंबर को जब दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इसका स्क्वायर ही निकल आएगा। तो वो अगर बी के बराबर है तो फिर वो क्या करेगा, फिर मैसेज दिखाएगा सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, कि सेकंड नंबर जो है वो पहले नंबर का स्क्वायर है। अब ये जो है ये फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट है, डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये प्रिंट एफ जो है ये एक्सिक्यूट होगा, अगर अदरवाइज ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप मैंने पहले ही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखा करें। एसटीडी कॉनिंग हो वर्ड में बाद में आपने वर्ड लिखना है तो मर्ज़ी है आपकी। क्लियर स्कैन लाजमी लिखना है, गेट से लाजमी लिखना है, क्लोजिंग ब्रेक स्टार्टिंग ब्रेस लगाना है और फिर आगे वर्किंग करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि बजाय इसके कहेंगे सर मुझे प्रोग्राम नहीं आता, कुछ भी ना लिखें। जिस तरह एप्लीकेशन में इंग्लिश में क्या कहा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर तो लिखें ना, मटेरियल मैटर अगर नहीं तो स्ट्रक्चर तो लिखें, मार्क्स उसके तो मिलेंगे ना। इस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे ही है कि मेन स्ट्रक्चर तो लिखें ना आप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम करके देखेंगे। आप ये 3 नंबर इनपुट करें और इसमें से मैक्सिमम नंबर जो है, अब ये वो एग्जांपल्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रोग्राम में आ सकते हैं। ठीक है, अलग से 3 नंबर एंटर करें और इनमें से मैक्सिमम नंबर बता दें। ठीक है, 3 नंबर, अब एंटर फर्स्ट नंबर, अलग अलग प्रिंट एफ स्कैन एफ, एक ए वेरिएबल में पहला नंबर, बी वेरिएबल में दूसरा, सी वेरिएबल में तीसरा।
अब आप पहले ए वेरिएबल, पहले जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैक्स में स्टोर करवा दी, ठीक है। अब आगे अगर बी की वैल्यू ग्रेटर है मैक्स से, मैक्स में क्या वैल्यू आई हुई है, पहले वेरिएबल की वैल्यू, लेकिन अब बी की वैल्यू जो ए की वैल्यू मैक्स में रखवाई है, अगर मैक्स में अभी वैल्यू क्या है ए की वैल्यू, अगर उससे ग्रेटर है तो इसका मतलब है बी की वैल्यू ग्रेटर है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, मैक्स में बी की वैल्यू रखवा दें। अब फिर एक और कंडीशन आपने लगा दी अलग कि अगर अब सी जो है उसकी वैल्यू मैक्स में अब क्या पड़ा हुआ है बी, और बी कब पड़ा होगा कि जब बी की वैल्यू जो ए की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो मैक्स में बी चला गया, नहीं तो अब ये कंडीशन ट्रू है, बी की वैल्यू अगर मैक्स या ए से बड़ी है तो फिर ही बी की वैल्यू मैक्स में जाएगी, अदरवाइज मैक्स में ए की वैल्यू ही है। यानी वो क्या कर रहा है कि एक वैल्यू रखवाता है मैक्स में और दूसरे के साथ कंपेयर करता है, अगर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो फिर मैक्सिमम वो चली जाती है, फिर तीसरे के साथ कंपेयर करता है, तो अगर वो वैल्यू जो है जो मैक्स के अंदर जो पहले दो नंबरों का मैक्सिमम नंबर उसमें स्टोर है उससे बड़ी होगी तो तीसरे वेरिएबल की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी। ये देख लें, अगर सी की वैल्यू मैक्स से बड़ा है तो फिर मैक्स में सी चलेगी, सी के वैल्यू जो है मैक्स में चली गई। अब मैक्सिमम के अंदर जो भी तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी जो चेंज होती रही, अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी तो मैक्स के अंदर फिर वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो उसको प्रिंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये, अब लिमिटेशन की बात करते हैं फिर इसकी, तो ये यहाँ पर दो ये एग्जांपल्स हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको वर्किंग में आपको मैं करके बताऊँगा, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू रखें और ये प्रैक्टिस करें बार बार, क्योंकि प्रोग्राम की लेंथ अब बढ़ती जा रही है तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, प्रैक्टिस लाजमी साथ साथ करें, मैं भी आपको करके बताऊँगा, दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।